नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज है दिनांक 6 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार का। तो खबरें हम कल तक की लेंगे। कल की जो पंजाब में जो बाढ़ है उसके विषय में हम बात करेंगे। और क्योंकि मोदी जी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, बिहार में फजीयत खूब हो रही है, बिहार बंद भी फ्लॉप हो चुका है, लेकिन उनके आंसू जो है ना काम नहीं आते दिख रहे इस बार। और देखते हैं राहुल गांधी अपने उस मिशन में सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि पता नहीं ऐसा क्यों लगा बिहार वालों को कि भाई गुजरात में जो आंसू बहने चाहिए तो वो बिहार में बह रहे हैं। बिहार वालों के आंसू बह रहे हैं। तो ये कितना मतलब अजीब सी हास्यास्पद स्थिति नहीं है। लोगों को हंसी भी आने लगी है इनके इन ये नौटंकी पे। खैर चलो, वो तो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन तब इनकी बुलंदी चरम पर थी और अब ये ढलान की तरफ है। अब लोग इनको समझने भी लगे हैं ये क्या ड्रामा है। ये कितनी बार उसका माँ बर्तन मांजती थी पड़ोसियों के घर, दूसरों के घर में, उसको उसके नाम पर कब तक ये वोट बटोरेंगे। क्योंकि इनको शर्म तो आती नहीं है कि एक माँ को तो बख्श देते, लेकिन ये बख्शने वाले में कहा है। ये तो उसकी मौत को भी भुना गया था। उसकी मौत में भी जा करके इसने उसको अग्नि दी और फिर उसके बाद इसे ना सिर मुंडवाया ना वो। तो ये चीज़ें अभी इसकी जो जो बेगैरत भरी जो चीज़ें हैं वो सब समझ में आ रही हैं लोगों को। और अब देखते हैं इसका क्या असर दिखेगा। इसके असर दिखने के दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें सामने आने वाली हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर बिहार चुनाव इन ये अपना इनके पक्ष में नहीं गया, एनडीए के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, और दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन चुका है इनके मोदी जी के लिए, वो इसलिए बन गया है क्योंकि इनको धनखड़ जी काफ़ी सस्ते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नज़र आ रहे थे और उनको भगाने में इन्होंने तनिक भी देरी नहीं की। और इनको लगता था कि ये जैसे पहले धनखड़ जी को बनाया था ऐसे ही अब फिर बना देंगे इनको, दूसरा किसी किसी को। लेकिन अब की बार कुछ परिस्थिति कुछ दूसरी होती नज़र आ रही है। तो देखते हैं ये ऊँट किस करवट बहता है। ये अब दोनों में पहला कौन सा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है पहले, बाद में बिहार चुनाव है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से ही तय हो जाएगा बिहार में इनके पास से किस तरफ पड़ने वाले हैं या इनकी आगे की जो राजनीति है वो कहाँ जाएगी। तो देखते हैं। हम बात कर रहे थे बाढ़ के विषय में। बाढ़ में तो आप देख ही रहे हैं, हिमाचल में बहुत डैमेज हुआ है और उत्तराखंड में बहुत डैमेज है, और पंजाब के तो 23 जिलों में पूरा जो है ना वो बाढ़ है और वहाँ स्थिति जो है ना बेकाबू है। बाढ़ की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब साथ ही साथ हरियाणा से भी खबरें आ चुकी हैं, उनके 11 जिले उनके भी बाढ़ग्रस्त घोषित हो चुके हैं और अछूता नहीं है हरियाणा भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रे चल रही है आज के दिन वो पंजाब है, क्योंकि उसके लिए बॉलीवुड भी उतर आया है। और ये अपना पंजाब के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, दिलजीत दोसांझ वगैरह, ये सारे ये भी अपने पंजाब के लिए प्रे करने लगे। लेकिन ठीक इसके जितना जो नुकसान है वो हिमाचल भी कम नहीं है। लेकिन हिमाचल के लिए किसी बॉलीवुड ने आवाज़ नहीं उठाई है, किसी भी फिल्मी एक्टर ने आवाज़ नहीं उठाई है। और उसका कारण ये हो सकता है कि हिमाचल से उनका कोई बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उनके यहाँ से कुछ अगर कोई कलाकार होंगे भी तो उनकी शायद आवाज़ इतनी ज़्यादा या उनके फॉलोअर वगैरह इतने नहीं होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसमें जो बाढ़, जो पंजाब में जो बाढ़ का जो विषय है, उसमें एक बात बहुत अच्छी हुई है। देखो, मानवता जब डूबती है या एक राज्य से दूसरे राज्य में
जितनी मर्जी कटुता हो, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का जो विषय है, उसको भूल करके हरियाणा का आदमी पंजाब के लिए उसने अपना घर बार सब कुछ खोल दिया, अपने मुंह खोल दिए हैं अनाज के, सब्जी के, और जो दैनिक जो चीज़ें, घरेलू जो चीज़ें हैं उनके लिए ट्रक भर भर के वहाँ से भेजे जा रहे हैं हरियाणा से। तो ये चीज़ें हैं और ये होना भी चाहिए। ऐसे विषय, ऐसे समय पर कभी भी कोई भी सेवा जो है ना वो, या कोई भी कटुता मानवता से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई कटुता। और ये हरियाणा ने करके दिखाया है, ये उन्होंने अपने दिल खोल करके दिखाया है, और इसके लिए हम बधाई देते हैं सभी हरियाणा वासियों को, जिन्होंने भी वहाँ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या वहाँ की सहायता के लिए आगे आए हैं। और ना सिर्फ आगे आए हैं, वो वहाँ से इकट्ठा करके, हरियाणा से इकट्ठा करके उनके बाढ़ग्रस्त गांवों तक वो पहुँच गए हैं, शहरों तक पहुँच गए हैं। उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक वगैरह वो जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति पर हम अगर चर्चा करें तो पंजाब में अभी हाल फिलहाल 2.25 लाख हेक्टेयर जो फसलें थी, उसमें जो फसलें लगी हुई थी, तो विशेषकर धान की है सबसे ज़्यादा नुकसान अभी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। 2.25 लाख हेक्टेयर मतलब 1.71 है, 2.2 हम बोल सकते हैं। और 23 जिलों के 1902 गाँव में बाढ़ का खतरा पूरी तरह, मतलब पूरी तरह डूबे हुए हैं वो गांव, 1902 गांव 23 जिलों के। इसलिए वो इनको बाढ़ग्रस्त, पूरे पंजाब को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है। और इसके लगभग 20,972 लोग, ये मैं कल तक का डेटा बता रहा हूँ, आज हो सकता है ये चेंज हो गया हो, कल यानी कि 5 तारीख तक का मैं डेटा बता रहा हूँ। 20,972 लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जो लोग बाढ़ में फंस गए थे। कोई गांव में फंस गया था, कोई डेरे में फंस गया था, क्योंकि पंजाब में डेरे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे स्थानों से वहाँ से 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, जहाँ ऊंचाई के क्षेत्र हैं या जिन जिलों में बाढ़ नहीं है, जिस तरफ। और इसकी जो है ना टोटल जो आबादी है वो 4.25 लाख जो इसकी लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तो मैंने बताया 20,972 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन इससे इफेक्ट कितने हुए हैं इससे, वो है 4.25 लाख लोग। ये कल तक का डेटा है, और कल तक इसमें लोगों की मौत थी, 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ के कारण। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मानवता जो है ना वो होनी चाहिए। अकेला हरियाणा नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे राज्यों को भी बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, क्योंकि जब भी देश को आवश्यकता होती है तो पंजाब का सैनिक, पंजाब का जवान, बॉर्डर हो या किसान हो, वो अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटता, और वो सदा देता आया है। तो ऐसे समय पे ना सिर्फ हरियाणा, वो बाकी राज्यों को भी, हालांकि अब सुनने में आ रहा है राजस्थान के लोग भी आगे आ रहे हैं और पंजाब के में सहायता भेजने के लिए। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। जो लोग भी भेज रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं। तो ऐसे समय पर होना चाहिए। इसमें क्या है कि पंजाब का मतलब है, यहाँ है 5 नदियाँ, मुख्य नदियाँ, और उसकी 2 नदियाँ क्योंकि पार्टीशन के बाद पंजाब की तरफ बह रही हैं, और 3 नदियाँ अभी भी हमारे इस तरफ बह रही हैं हिंदुस्तान में। लेकिन उन 3 का भी जो है बहाव, वो जो हमारा जो पंजाब है उसके अंदर से बहते हुए जा करके वापस पंजाब में मिलता है। वो पूरा पानी हम ये नहीं कह सकते हम 5 नदियों का पानी जो है ना, या बाकी 3 नदियों का पानी हमारी तरफ, हमारे को यूज करने के लिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और जैसे एक नदी दूसरी नदी, ऐसे नहीं कि वो दोनों ऐसे पैरेलल बह रही है ना, वो अपने बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, और उस बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं। ऐसे ही ये पंज आब, मतलब 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको आब बोला जाता है, इसलिए पंजाब कहलाता है। और इसकी जो हमारी
भारत के अंदर जो नदियां हैं वो है रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां हमारे पंजाब के अंदर बह रही हैं, जो कि आती तो हिमाचल से ही है। और हिमाचल से जब आती है तो हिमाचल का बिलासपुर जिला है, वहाँ सतलुज नदी पर इनका डैम है बाखड़ा डैम। और बाखड़ा डैम जहाँ बना है उसके पीछे जो हिमाचल की तरफ जो एक तरह से रिजर्वायर कह लो उसको, जो जितना वो पानी इकट्ठा होता है, तो उसको गोविंद सागर वो बोलते हैं, उसको गोविंद सागर डैम क्या बोलते हैं उसको, गोविंद सागर ही बोलते हैं उसको। तो वैसे यहाँ तो डैम तो बाखड़ा है। फिर इसी का सेकंड पार्ट, क्योंकि जब पीछे बारिश होती है तो वो डैम भरता तो फिर उसके गेट खोलने पड़ते हैं जब उसकी क्षमता से अधिक, यानी कि उसके जो खतरे के निशान से ऊपर को टच करने को होता है, तब उसको बाखड़ा डैम के गेट खोलने पड़ते हैं। डैम खोलते हैं तो फिर एकदम से हिट करेगा पानी पंजाब में, और एकदम से हिट ना करे इसलिए उसका दूसरा डैम उसी प्रभाव को कम करने के लिए नंगल डैम है, जो कि पंजाब में है। और फिर उसके बाद जब नंगल डैम से भी जब ओवरफ्लो होने लगता तब ये पानी आगे छोड़ा जाता है। ये तो हो गया सतलुज नदी का। और दूसरा है ब्यास का। ब्यास के में का भी ठीक ऐसे ही है, वहाँ है एक पंडो डैम है जो कि हिमाचल में है, और ऐसे है पोंग डैम। ये दोनों डैम भी हिमाचल में है। और जब इसका ब्यास का पानी ये टच होते हुए अपना गुरदासपुर, अमृतसर वगैरह यहाँ से टच होते हुए पठानकोट होते हुए ये आगे आता है, और इधर से फिर वो आती है सतलुज। ये इधर से लुधियाना और इधर से टच होते हुए जलंधर टच होते हुए फिर ये भी जा करके आगे जो इंडस रिवर और ये जो चेनाब और ये है ना, वो जो पाकिस्तान में जाती है, उसमें जा करके ये वहाँ गिरती है। और फिर आगे जब पंजाब से आगे जो पंजाब उसमें पाकिस्तान में जो पंजाब है उससे होते हुए अरब सागर में गिरता है ये पानी। अब ये चीज़ क्लियर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप सोचेंगे यार बगैर नक्शे के बगैर उसके हमें कैसे समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी चीज़ें है नहीं, तो मैंने सोचा शायद जो हमारे हरियाणा के हैं या और जो लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें बताने से थोड़ा सा रिमाइंड हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को पता है ये चीज़ें कैसे हैं, तो वो उनको एक तरह से रिफ्रेश हो सकते हैं खाली बताने से भी। बाकी लोगों को जैसे है हिमाचल के लोगों को भी समझ में आता है, हरियाणा के लोगों को भी समझ में आता है, पंजाब के लोगों को, राजस्थान के लोगों को ये समझ में आता है। ये मैं जो चीज़ उनको बता रहा हूँ वो समझ जाएंगे एक बार बताने से, उनको मैप की भी आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा। हाँ, जो अदर जो स्टेट्स हैं उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि बगैर मैप के वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते। तो ये चीज़ें मैं सोचा आपको बता दूँ, तो लोगों को कुछ थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे वो। तो ये तो चीज़ थी बाढ़ के विषय में। और जब हम फिर आगे एक खबर निकल के आ रही है उसकी, हालांकि मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं मुनीर आसिफ मुनीर है, क्या है वो, तो उनके बारे में खबर निकल के आ रही है। वो 2035 तक 2035 तक वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। सोच रहे हो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमारे पुतिन वो अपना कार्यकाल 2035 तक बढ़ा करके बैठे हैं। चाइना वाला है वो बढ़ा के बैठा है टिल डेथ तक। तो भाई साहब, अगर ये 400 पार अगर ये हो गया होता ना, ये निश्चित तौर पर ये हमारे हिंदुस्तान में भी यही होने वाला था। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इसको 400 की बजाय 240 पे टिका दिया। और आज ये जो 2047 बार बार चिंगाड़ रहे थे ना, 2047 हम ये करेंगे, 2047 हम ये करेंगे, वो 2035 पे आ गया वो
यानी कि 2047 की बीमारी घट करके 2035 पे आ गई है। और 2047 की बीमारी मजबूर होकर के उसने जीएसटी रिफॉर्म किया, उसने बोल करके। और उसमें एक चीज और मजेदार बता देता हूं, क्या कभी किसी ने को कभी कोई ऐसा उपहार मिला है कि देने वाला ही उसका लुत्फ उठाए? जी हाँ, आपके साथ आपके ये धुरंधर 2047 वाली बीमारी वाली जो धुरंधर हैं, इन्होंने ऐसा ही किया जनता के साथ जीएसटी को कम करके, क्योंकि आपने उसको मजबूर कर दिया 240 पर टिका करके। और लेकिन अब ये जो रसगुल्ला है ना, रिफॉर्म के नाम पर, जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म, ये रसगुल्ला खाने के लिए इसने कम किया है, क्योंकि ये लंगड़ी सत्ता चला रहा है। इसको डर है, पता नहीं नीतीश कब पलटी मार जाए, कभी आंध्र प्रदेश नायडू जी कब क्या खेला कर दें, और वो पता चल जाएगा अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप हंसोगे, ये चीज़ें मतलब एक वोट की, ये आपके हाथ में एक वोट की शक्ति है, जिसको राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी छोड़, ये उसका प्रभाव है जो आज ये, नहीं तो ये भाई साहब किस हाथी चाल से चल रहे थे, किसी की सुन नहीं रहे थे, और जनता पीछे त्राहिमाम कर रही थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा कहाँ ये कर लेंगे। और यही चीज़ मैंने कल भी बोली थी, कल वाले वीडियो में, कि ये इन्होंने जनता के लिए नहीं किया भाई, ये रसगुल्ला खाने के लिए दिवाली का तोहफा आपको नहीं खिलाया है, मेरे से लिखवा लो। कंपनियां इस गैप को अपना रेट बढ़ा करके खा जाएंगे, इस जीएसटी को। पीछे का इतिहास उठा कर देख लो, सब हर बार ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हम नहीं चाहते ये ऐसा हो, और हम मोदी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप इस पर ध्यान रखिए, और जो आपने ये इसमें जीएसटी में कमी करी है, तो इसका लाभ जनता को मिले और दिखना चाहिए वो, हाँ उनको जनता को मिल रहा है। लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता उसने 22 तारीख से क्यों किया, क्योंकि 22 तारीख से ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये हिंदू के त्योहार का मतलब अपनी चुनावी फायदा लेने के लिए, हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने के लिए, हिंदुओं के त्योहारों पर ये अपनी नौटंकी जरूर करते हैं। लेकिन हिंदू के जो वास्तविक जो हक हैं, गाय को कटने से रोकने के लिए, उस पर ये कभी काम नहीं करते। लेकिन ये नौटंकी इनकी, ये इस तरह की जरूर आपको देखने को मिलेगी। नवरात्रे हैं इसलिए दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, नाम दिवाली का। अरे तोहफा देना था, हिंदू की तो सबसे बड़ी डिमांड ये है आज के दिन कि उसके गाय को कटना बंद करवाइए उसको, जो कि तुमने वर्ल्ड के 2nd नंबर के आप एक्सपोर्टर हो रखे हैं बीफ के। कभी सोचा था ये हिंदुस्तान के हिंदुओं कि आपका देश कभी बीफ के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर होगा? जो सनातन विचारधारा का आदमी है, जो सनातनी है, वो सवेरे पहली रोटी अपने घर में जो किचन में जो बनती है, तो घर की महिला उसकी पहली रोटी गाय के लिए निकालती है। और वो भूल भी जाए तो घर का बड़ा बूढ़ा उसको याद दिलाता है, गाय की रोटी आज क्यों नहीं निकाली। और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। गाय खूंटे पे अच्छी लगती है, कुत्ता डोरी पे अच्छा लगता है। ये हिंदुस्तानी परंपरा है ये। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं, इसलिए मैंने बात सामने आई तो मैंने आपको ये बात निकल गई। लेकिन बात हमारी हो रही थी उसकी मुनीर की 2035 तक की। ये चीज़ें मैंने बताता मैं आगे निकल गया। और अब एक ट्रम्प की जो उसकी जो खिसियाट वो खिसियाट निकल के आई। उसकी खिसियाट इस तरह से निकल के आई है कि उसने देखा भारत जो है ना, चीन, रसिया
और नॉर्थ कोरिया के साथ वहाँ चीन में देखे गए एससीओ की मीटिंग में, और इसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई ट्रंप साहब के। ये इतना हल्के में ले रखा था इन्होंने भारत को। मैं देखिए, जो गोदी मीडिया हो, नहीं गोदी मीडिया तो नहीं, लेकिन जो नक्सली मीडिया है वो अक्सर इस बात के लिए घेरता है इनको, मोदी सरकार को, कि इनकी विदेश नीति फेल है। देखो, विदेश नीति के मामले में हो सकता है कहीं कहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे चीन के पाले में पाकिस्तान का पूरी तरह से बैठ जाना, और लेकिन जब हम इसकी अमेरिका की बात करते हैं, या हम गलवान घाटी का जो हुआ था हमारा भिड़ंत, उसके बाद से चीन जो है ना, भारत जो है ना, अमेरिका के उसके ज़्यादा तवज्जो देने लगा था। और सबसे ज़्यादा अगर विजिट अगर नरेंद्र मोदी जी की हुई है तो अमेरिका की हुई है। आप इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोदी जी अपने देश में रह करके इतना ज़्यादा वो खुश नहीं है, जितना ज़्यादा वो जो प्लेन ले रखे है ना स्पेशल भारत सरकार का, उसमें बैठ कर करके उसको दुनिया में जा करके उसमें बैठ करके हवाई यात्राएं करना, क्योंकि साहब का है वो प्लेन, तो साहब ही बैठेंगे उसके अंदर, तो एक ही। तो उसका जो टसन है अमेरिका में जा करके वो अपना वहाँ अपना दिखाते हैं, वहाँ मज़े लेते हैं, मौज करते हैं, और वो चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन अमेरिका यहाँ इस मामले में वो गच्चा खा गया कि भारत इतना सख्त स्टैंड भी ले सकता है, और ये पीछे हट गए। हालांकि बहुत सख्त स्टैंड तो इन्होंने नहीं लिया, कभी भी इन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया, और इन्होंने जो कपास के आयात पर जो 11% जो टैक्स टैरिफ लगता था उसको 0 कर दिया इन्होंने, वो 50% पे ले गए, और कपास पर लगने वाले 11% टैक्स को इन्होंने 0 कर दिया अपनी तरफ से। भले ही वो तो प्राइमरी तौर पर या टेम्परेरी तौर पर किया हो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन ट्रंप का कहना है कि हमने भारत को खो दिया चीन और रसिया के हाथों, मतलब रसिया और भारत को हमने खो दिया चीन के हाथों, ऐसा कहा उन्होंने। तो मुझे इसमें ना ट्रंप का एक ही बात समझ में आती है, एक वो क्या कहना चाह रहे हैं। कभी योगी जी के कंधे पर हाथ मोदी जी ने रखा था और उस पर काफ़ी हल्ला मचा था, आपको याद है कुछ? वो जो फुटेज थी वो आपने देखे होंगे। उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने कहा था कि ये कंधे पर हाथ रखा है तो इसका विकेट लेने वाले हैं। मुझे ऐसी ही फीलिंग आई है जब ट्रंप ने जब ये बोला कि हमने भारत को खो दिया उसको चीन के हाथों, तो मुझे तो वही फीलिंग है। हालांकि ट्रंप का जो शेकी जो उसका बिहेव है, आज वो कुछ बोलते हैं कल कुछ और बोल देंगे, तो हो सकता है उन्होंने आगे चल करके इसके रिजल्ट देखेंगे। और हालांकि वो आ भी गया आज, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका, वो जो उन्होंने कहा है आज के लिए। पर मुझे लगता है अब भारत को ना अमेरिका के प्रति एकदम से झुकना नहीं चाहिए, उनको वो सब कुछ याद दिलाना चाहिए जो जो उन्होंने बोला है, और जो इनकी हालत पतली करी विदेश नीति के मामले में, मोदी जी की जो हालत पतली करी, क्योंकि अंदर से कांग्रेस पीछे लगी हुई थी और बाहर से ट्रंप ने डाल रखा था। ये दोनों तरफ से ऐसे कह सकते हो, ऐसे करके गन्ने की तरह पीछे गए थे मोदी। तो देखते हैं अब उसको कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे। और इसमें एक अमेरिका, अच्छा हाँ, इसमें एक कल तक की एक ये थी, इनके एक कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड करके, उन्होंने इतनी मतलब क्या कहें, इतना दुस्साहस किया है कि उसने कहा कि अमेरिका के सामने भारत को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, भारत को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और उसका एक और जो एडवाइज़र है, बिजनेस एडवाइज़र है एक और, पीटर नवारो, उसने कहा कि रसिया से जो तेल खरीदा जा रहा है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्राह्मणों ने उठाया है और इसे हम बंद करना चाहते हैं। मतलब बाकी जो लोग हैं भारत के,
उनके पास भी ये होना चाहिए, उनका ये है मतलब कहने का। जिसके लिए भारत सरकार ने उनके इस जो ये ब्राह्मण वाली जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके लिए कल भारत सरकार ने उसका क्रिटिसाइज़ किया और उनको बोला कि आपको अपने ये चीज़ें अपने देश में देखनी चाहिए, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है। तो बाकी देखते हैं, अब जो ट्रम्प वाला जो खेल चल रहा है मैं उसके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, तब देखते हैं उसमें कैसे क्या क्या निकल के आता है और आपको बताता हूँ मैं। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर और कोई नहीं छूटेगा यहाँ से।